बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेफाक राय के लिए जब भी जहाँ भी कोशिश होगी उसका खैर मकदम करेंगे। दूसरी जानिब BNP के धरने के करीब खुदकुश धमाका हुआ जिसमें अख्तर मेंगल साहब समेत दीगर क़यादत महफूज रही। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बलूचिस्तान के इलाके में BNP के धरने के करीब खुदकुश धमाका हुआ जिसमें अख्तर मेंगल साहब समेत दीगर क़यादत जो है महफूज रही। देखिए, ये ईद के दिनों में भी एक तनाव तो जारी है और ये तनाव बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है ईद के दिनों में। और आज हमला भी हुआ, उसकी मज़म्मत की है सरफराज बुखरी साहब ने अभी, लेकिन इसका एक मुस्तकिल सियासी हल वहाँ पे ढूंढना है। दूसरा ये है कि आज आखिरी ताक़रात है और जिन लोगों ने इबादत की, अल्लाह ताला उनकी इबादत कबूल फरमाए तमाम दुनिया में। जो लोग जिनसे नहीं हो सकें, अल्लाह ताला किसी भी वजह से नहीं हो सकें, अल्लाह ताला उन सब के जो है वो उन सब के गुनाह, हम सब के जिन्होंने इबादत की भी नहीं भी की, सब के अल्लाह ताला गुनाह माफ़ फरमाए। और जो नहीं हमारे प्यारे, अल्लाह ताला उन सब के दर्जात बुलंद फरमाए। तो आज आखिरी ताक़रात है और दुनिया में अमन लेकर आए। पाकिस्तान को अल्लाह ताला खैरियत से रखे, यहाँ अमन, शांति, भाईचारा, मोहब्बत, अखुवत पाकिस्तान में। तो इन दुआओं के साथ जो है रमज़ान को हम अलविदा कह रहे हैं। आखिरी ताक़रात है। कल शायद सऊदी अरब में ईद हो जाए, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि पीर या मंगल को ताक़रात आखिरी। अच्छा, इन सारी चीज़ों के साथ जो तलखियाँ हैं वो बढ़ रही हैं, लेकिन उन तलखियों की तरफ जाने से पहले ये अभी चंद रोज़ पहले में से सियासी मामलात हैं पूरी दुनिया में, वो बड़े पेचीदा, रोज़ पेचीदा हो रहे हैं। लेकिन उन पे जाने से पहले मैं ये जो CIA के डॉक्यूमेंट्स आपको पता है ना अभी डीक्लासिफाई किए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने आने के बाद, कहा था कि वो JFK, जॉन F कैनेडी के और बाकी जो पेपर्स हैं जिनको डीक्लासिफाई नहीं किया गया तो उनको डीक्लासिफाई पेपर जो है उनको सामने लाए जाए। कौन से पेपर? तो उनमें से जो है वो कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो बड़ी यहाँ से बड़ी उनमें पुरस्कारियत है। और वो जो है ये 1988 में एक प्रोजेक्ट जो है वो CIA ने खुफिया एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। और वो जो खुफिया प्रोजेक्ट था, अगर हम वो यहाँ पे दिखा सकें तो वो जो है उसका नाम था प्रोजेक्ट सनस्ट्रीक के नाम से। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट सनस्ट्रीक है ये CIA ने स्टार्ट किया था बहुत, और इन्होंने पूरी दुनिया से ऐसे लोग उसमें तलाश किए थे कि जो आम, जिनको आवाज़ें जो हम लोग सुनते हैं वो उनकी जो क़ुव्वत समात है वो ज़्यादा हो, वो ऐसी चीज़ें देख सकें जो आम इंसान अपनी आँख से नहीं देख सकता, वो ऐसी आवाज़ें सुन सकें और उनके अंदर कोई ऐसा सिलसिला हो, कोई ऐसे यानी ऐसी खुसूसियात हों कि जो आम लोगों से हट के वो देख सकें। तो ऐसे लोग CIA ने दुनिया भर से तलाश करने शुरू किए थे, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के। उसमें मज़हब कह दी थी, उसमें अब कोई रूहानी शख्सियात मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की, या कोई ऐसे लोग जो कि साइंटिस्ट थे या जो लोग मजहबी नहीं भी थे, वो बहरहाल उन्होंने पूरी दुनिया से रिक्रूट किया और उसका नाम उन्होंने रखा प्रोजेक्ट सनस्ट्रीक। और उसके बाद उन्होंने टारगेट दिया एक टारगेट दिया उन्होंने कि इस टारगेट को मुख्तलिफ टारगेट्स दे के वो कहते थे कि अच्छा ये बताओ कि ये क्या चीज़ है। तो वो जो शख्स था, जो भी शख्स होता था CIA का एम्प्लॉय, वो कहता था अच्छा यहाँ पे ये है, ये है, ये है, ये मुझे ये चीज़ ऐसे 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 ऐसे, ये इतनी ज़्यादा। उसमें एक रिमोट व्यूअर 3032 के नाम से एक रिमोट व्यूअर, यानी दूर से रिमोट व्यूअर जो है वो 3032 के नाम से उसने जो है वो ये जो उसके पेपर तब सामने आ रहे हैं
तो ये जो है, ये अगर हम यहाँ से दिखाना शुरू करें, बड़ी स्क्रीन पे दिखाएं हम, तो ये ट्रेनिंग टारगेट 0 to 9 को जब वो देख रहा है तो उसने उसको आइडेंटिफाई किया है, जो मिशन है इसका, वो उसे कहा है कि आइडेंटिफाइड, इसने ये बताओ कि क्या चीज़ है, ये एक चीज़ है, टारगेट्स को दिया है, उसको बताओ ये क्या चीज़ है आगे। अच्छा, ये मिशन स्टेटमेंट उसके बाद हमारे सामने आ रहा है, और मिशन स्टेटमेंट ये आ रहा है कि 1988 में उसने ट्रेनिंग टारगेट में, सामने यहाँ रुके स्लाइड, उसने कहा कि जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो आर्क ऑफ कॉन्विनेंट है, यानी ताबूत सकीना। अच्छा, वो ये कहता है व्यूअर 320 जो है वो उसके बाद वो एक्सीलेंट साइट कॉन्टैक्ट बता रहा है 1988 में, और वो कहता है इन पेपर्स के मुताबिक, जो CIA के पेपर्स हैं, वो कहता है कि जी एक्सीलेंट साइट है, वेरी वेल विद स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चर, और उसके बाद जो है ये क्लासिफाइड पेपर अब जो सामने आ रहे हैं, तो उसमें वो कहता है कि जी ये जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ये जो चीज़ है, ये टारगेट इज़ अ कंटेनर, और ये उसका स्टेटमेंट है, सेशन समरी, वो व्यूअर 320 की सेशन समरी। वो कहता है टारगेट इज़ अ कंटेनर, एक कंटेनर है, डब्बा है, कंटेनर हैज़ अनदर कंटेनर इनसाइड ऑफ इट, इसके अंदर एक और जो है वो कंटेनर है, बड़े कंटेनर में, और टारगेट जो है वो, टारगेट यानी वो देख नहीं पा रहा, लेकिन अपने ख्यालात में वो समझ रहा है कि आम लोगों को नज़र नहीं आ रहा, उस बंदे को नज़र आ रहा है जो कि रिमोट व्यूअर है, वो आंखें बंद करके देख रहा है। वो कह रहा है मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो एक कंटेनर है, कंटेनर के साथ एक और उसमें कंटेनर है। अच्छा, उसके अंदर जो है ये वुड है, गोल्ड है, सिल्वर है, और सिमिलर द शेप ऑफ अ कॉफिन, और डेकोरेट किया हुआ है इसको, मुख्तलिफ तस्वीर वगैरह हैं, और ये लोकेटेड समवेयर इन द मिडल ईस्ट, क्योंकि वो जो आसपास लोग मौजूद हैं वो अरबिक ज़बान में बात कर रहे हैं, और आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं वो बता रही हैं कि शायद ये कोई मॉस्क है या कोई वहाँ पे गुंबद हैं। वो मुख्तलिफ पेजेस में फिर बात हो रही है, इंडिविजुअल्स जो बात कर रहे हैं आपस में वो कह रहे हैं कि ये सफ़ेद कपड़ों में है और स्याह बाल हैं उनके, स्याह आँखें हैं, और एक शख्स की जो है वो मूछें भी हैं। फिर वो कह रहा है टारगेट इज़ हिडन, ये टारगेट जो भी मुझे बताया आपने ये हिडन है, ये अंडरग्राउंड है। अच्छा, उसको नहीं बताया गया कि ताबूत सकीना, उसने उनको उसको कहा है ये जो चीज़ हम तुम्हें बता दे रहे हैं इसको डिफाइन करो। फिर वो ये डिफाइन जो कर रहा है वो एग्जैक्टली ऐसे डिफाइन कर रहा है कि ताबूत सकीना के ऊपर वो चीज़ लागू हो रही है। वो कह अंडरग्राउंड है, डार्क है, वेट है, और आसपास जो है वो उसके जो है वो पर्पस ऑफ द टारगेट ये लग रहा है कि टू ब्रिंग द पीपल टुगेदर, और ये कोई सेरेमनी या कोई मेमोरी या कोई रिसरेक्शन इससे मुतल्लिक कोई चीज़ है, और ये है कि प्रोटेक्टेड बाय एंटिटीज़। वो पेज 14 बड़ी लंबी रिपोर्ट है, और ये वो लोग जो ऑथराइज हैं वही उसे शायद खोल सकते हैं कंटेनर को, कैन नॉट बी ओपन अनटिल द टाइम इज़ करेक्ट, और वंस इट इज़ द टाइम टू ओपन तो फिर मैकेनिज़्म, इसका जो लॉक का मैकेनिज़्म है ये ख़ुद ब खुद सिंपली खुल जाएगा, लेकिन वो लोग जो इसको खोलने की इस्तात नहीं रखते वो इसको नहीं खोल पाएंगे और ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अच्छा, ये CIA के डी क्लासिफाइड पेपर्स हैं, और इन डी क्लासिफाइड पेपर्स को ये वो हैं, ज़्यादा लोगों की तवज्जो तो जॉन एफ कैनेडी और बाकी मामलात पे रही, लेकिन ये जो हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें कि इसमें ताबूत सकीना के हवाले से जिन लोगों ने इसको पढ़ना हो फर्दर वो न्यूयॉर्क पोस्ट देख लें। 29 मैं उनको यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ कि CIA कन्फर्म्ड कि आर्क ऑफ गवर्नेंट एग्जिस्टेंस यूजिंग रिमोट व्यूइंग सरफेस्ड इन डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, तो ये दरमियान में एक चीज़ सामने आई, और तो मैंने सिर्फ ये ज़ाहिर है कि जब बनी इसराइल ने मिस्र छोड़ा था और उसके बाद जो है वो एक मखसूस लकड़ी से बना हुआ संदूक, और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहा, वो जहाँ जहाँ जाते तो वहाँ वहाँ बनी इसराइल इसको लेके जाते। उसमें जो है वो तख्तियाँ, जो तौरात की वो तख्तियाँ, और फिर उसके बाद असा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, इस पर तफसील से हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं।
और इसमें जो है फिर उसके बाद जो पहला हैकल बना तो वहाँ पे ये जो है ये रख दिया गया, और जब बाबर से हमला हुआ तो उसके बाद वो चला गया। दूसरा हैकल जब तामीर हुआ तो उसमें ये मौजूद नहीं था। अच्छा, अब इस मौके पे जो है ये वो कहाँ है इसमें ये मेंशन नहीं है, यानी पूरे डॉक्यूमेंट पूरा कई डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन उसमें ये मेंशन नहीं है। इसमें आगे भी पढ़ें आप, इसके 25-30 पेपर्स हैं जो उनके सामने आए हैं, लेकिन फिर ये अच्छा फिर उसमें स्केचेस बने हुए हैं। एक जगह पर जो है इसी जो पेपर सीआईए डॉक्यूमेंट्स में दिखा रहा हूँ, ये जो शख्स है ये पेंसिल से ड्रॉ कर रहा है, इसको जो नज़र आ रहा है ये जैसे इसने ये एक मस्जिद बनाई है और उसके साथ एक गुंबद सा बनाया है इसने ये, और फिर उसके बाद जो है ये इसने एक और तस्वीर बनाई है, नीचे जो परिंदा नज़र आ रहा है या जो भी है। फिर उसने एक तस्वीर ऐसी बनाई है जो ये ममीज़ गालिबन लग रही हैं, ये 8 ममीज़ हैं यहाँ पे, उनकी तस्वीर इसने स्केच बनाया। ये सीआईए डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने आपसे कहा ना ये सीआईए के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं इसलिए शो कर रहा हूँ। ये कोई आपको इसको मतलब है कि इस तरह से ना लें, और ये सीआईए के वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जिनको जो है वो सामने लाया जाए, उसमें से अभी पेपर्स निकल रहे हैं। और ये जो है ये प्रोजेक्शन सनट्रिक के नाम से सीआईए भी जो है वो ताबूत सकीना को सीआईए भी तलाश कर रही है। अच्छा, अब ये फर्दर आगे कहाँ तक गया है मामला, ये अभी रुक गया, लेकिन यहाँ तक चीज़ सामने आ गई कि ये जो है ये भारत सीआईए का एक प्रोजेक्ट जो है वो सनट्रिक के नाम से काम कर रहा है, और वो बरसा बरस से काम कर रहा है, और वो तलाश कर रहा है ताबूत सकीना को ऐदनामा कदीम में भी और ऐदनामा जदीद में भी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ये बात है, और ज़ाहिर है कि वो जब आएगा सामने तो फिर वो एंड ऑफ टाइम में तफसीलन जिक्र हो चुका है। अच्छा, दूसरी जो बात है तो ये पेपर्स सामने आए, लेकिन ये जो कि पॉलिटिकल नहीं थे, वो थोड़ा एंड ऑफ टाइम से रिलेट कर रहे थे, तो मैंने कहा उसका जिक्र यहाँ पे करूँ। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो जेडी वैंस हैं, ये सूरत हाल बड़ी अजब हो गई है इस वक्त, जब से प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि जी ग्रीनलैंड जो है उस पर आप अमेरिका की, उन्होंने पूरी तारीख बताई है, और वो तारीख जो मैंने कल भी बात की थी उसके साथ ही जेडी वैंस वहाँ पहुँचे, और जेडी वैंस जो हैं वो उन्होंने वहाँ पे अपनी वाइफ के साथ और जो एनएसए हैं माइक वॉल्श उनके साथ तमाम जो ग्रीनलैंड है, बड़ी शदीद वहाँ पे सर्दी, लोग भी कम, कोई उनका सरकारी इस्तकबाल नहीं हुआ, वो अपनी स्पेस स्टेशन में गए अपनी टीम के साथ, वहाँ पर उन्होंने वहाँ पे जो मौजूद थे लोग उनसे उनकी गपशप लगी, उनसे उनकी मुलाकात हुई, और उस स्पेस स्टेशन में उन्होंने ज़ाहिर है कि टाइम जो है वो अच्छा गुजारा, और गुजारना भी चाहिए था। उसकी वजह यह है कि कल भी बात की थी कि ये सबसे ज़्यादा जो नॉर्थ पूरे आप चले जाएं ग्लोब पे तो सबसे नॉर्थ में आपको ये दुनिया में ये पेस्को स्पेस स्टेशन जो इनका नज़र आता है, और वहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले ही कह दिया कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप अगर ग्रीनलैंड को ले जाएं। और बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन की जो पूरी स्पीच है ना, उसमें एक और उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा है कि ये जो अलास्का है, अलास्का हम जो मैप दिखाते हैं तो उस मैप के अंदर हम हमेशा कहते हैं ना कि ये जो आर्कटिक का मैप है, हम कहते हैं ये रशिया है और ये इसके सामने अलास्का है अमेरिका का, ये कनाडा है, इस तरह ऐसे करके वो मैप अगर हम दिखा दें दोबारा हमारी प्रोडक्शन टीम, तो उस मैप में हम वो दिखाते हैं वो बार बार। अच्छा, उस मैप को अगर हम देखें तो जो आर्कटिक का मैप है, तो इस मैप में ये आप यहाँ पे रोकें, अब यहाँ रशिया और यहाँ अलास्का, यहाँ हम रोकें। अब आप ये जो अलास्का है, ये अलास्का जो है, ये अलास्का अमेरिका ने रशिया से खरीदा था, ये रशिया का हिस्सा था। और ये जो है, ये जब क्रीमिया की जंग हुई तो उस जंग के बाद वहाँ पे जो अलेक्जेंडर थे, उनका जो है वो उनके पास उनका काफ़ी नुकसान हुआ। अच्छा, क्रीमिया वॉर जो है, ये क्रीमिया वॉर चली, फर्स्ट स्लाइड हम दिखाएं ना, तो ये 1853 से 1856 तक चली। और क्रीमिया वॉर में कौन था, ये हो रही थी रशियंस की यानी ज़ार की, और इनके बमुकाबला थे ऑटोमन्स,
यानी सल्तनत उस्मानिया। लेकिन सल्तनत उस्मानिया के अलाइज कौन थे? फ्रांस और बरतानिया। यानी एक अजीब किस्म का ये मामला था कि जो क्रीमिया, और लड़ाई हो रही थी क्रीमिया के ऊपर, तो अमेरिका और फ्रांस आ गए तुर्की की मदद के लिए, यानी ऑटोमन्स की मदद के लिए, और सामने था रशिया, और इसमें रशिया को शिकस्त हो गई। अच्छा, रशिया को शिकस्त हो गई तो उसके बाद जो है वो वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ। और फिर उसके बाद ये अलास्का का जो इलाका था, ये बिल्कुल इसको कहते थे नॉर्थ रशिया, ये नॉर्थ रशिया कहलाता था अलास्का। तो जार ने, रशिया ने कहा कि ऐसा है कि इससे तो जान छुड़ाओ, इसको तो बेचो, इससे इसका कोई फ़ायदा नहीं है इसको रखने का। एक तो सप्लाई वहाँ पर फौज ना रशियंस रहते थे वहाँ जाके, वो कोने में जाके अलास्का में उस वक्त उन्होंने कहा इसको बेचो, इसको किसी को दो। तो इधर अमेरिकन से बात चली उनकी, और अमेरिकन ने कहा कि अच्छा ऐसा है कि हम आपको ये कोई 7 मिलियन, मिलियंस में था, मिलियंस या पता नहीं कितने मिलियंस में, उन्होंने कहा कि हम आपको ये अलास्का जो है ये दे देते हैं, इतने मिलियंस देते हैं तो आप अलास्का में दे दें। तो अमेरिका ने रशिया से अलास्का ख़रीद लिया पैसे देके। और ये उसका ओरिजिनल चेक जो है ना, एक चेक, ये जो अगर हम दिखा सकें यहाँ पे, ये थर्ड स्लाइड, ये इसका चेक है, प्रॉपर उसका एक चेक है जो यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त जो है ना, द परचेज ऑफ अलास्का, थर्ड स्लाइड दिखाएं अगर हम, हाँ ये चेक है, ये पेमेंट हुई, और ये बाकायदा ये उनकी डॉक्यूमेंट्स में ये उनके राइटर्स का नाम है, ठीक है ना, आई बार्गेंडेट और लियो सेंचुर जियोरी। अच्छा, और ये जो है ये पीटर सिग्रोई, और उसके बाद ये पूरी डॉक्यूमेंट है, और ये इन्होंने फ़रोख्त कर दिया, रशिया ने फ़रोख्त कर दिया अमेरिकन को। लेकिन ये एक तवील अरसे तक अलास्का जो है, अच्छा थोड़े दिनों बाद वहाँ से ऑयल निकला है, और फिर वहाँ से जो है वो बाकी वहाँ पे जो है वो काम वाम शुरू हो गया, ऑयल निकलाया, गोल्ड भी निकलाया वहाँ पे, और अमेरिका के पास जो है अलास्का आ गया। तो अलास्का को मेंशन किया प्रेसिडेंट पुतिन ने दोबारा। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अलास्का भी तो हमने दिया था ना अमेरिका को, तो ग्रीनलैंड ये एक ताउन था ना उस वक्त, एक बड़ी रियासत को दूसरी बड़ी रियासत के साथ बात करनी थी, तो हमने उस वक्त एक माशी, एक हमारी डील हुई थी ना इकोनॉमी के हवाले से, ठीक है ना, उन्होंने पैसे दिए थे, हमें रशिया को पैसों की ज़रूरत थी, हमने अलास्का दे दिया था, ले लिया था। तो अब अगर बड़े मुल्कों को, ये 2 मुल्क है ना, ग्रीनलैंड है और अमेरिका है, तो उन्होंने तय करना है आपस में, इसमें रशिया का कोई मसला नहीं है, आप लेना चाहते हैं आप ले जाएं। हमने भी तो किया था माजी में, हमने पैसे लेके, हमें ज़रूरत थी, हमने अलास्का दे दिया था। तो अमेरिका की पुरानी हिस्ट्री, वो जो कह रहे हैं ना अमेरिका की पुरानी हिस्ट्री, ग्रीनलैंड इधर उधर। अच्छा, ये फिर उसके बाद 1949 में जाके कहीं 1949 में या 50s में शायद, या उसके भी बाद कहीं बहुत देर से ये जो है ये प्रॉपर स्टेट जो है ना, ये बहुत देर से बना है। ये 49th, ये अभी चंद दिहाइयों पहले ही, अगर हम ये पेपर दिखा सकें, 4th, इसको बाकायदा रियासत नहीं, ये 49th स्टेट, इसको काफ़ी देर से माना गया, ठीक है, और बड़ी खुशियाँ मनाई गई उसमें। ये 50s के अंदर हुआ है गालिबन, 59 में या 60 में। एनीवे, प्रेसिडेंट टुडे प्रोक्लेम्स अलास्का इज US 49th स्टेट, बड़ी खुशियाँ मनाई गई। अच्छा, और ये जो है वी आर इन, बड़े खुश वहाँ पे लोग कि भाई 64-42 की वोट्स हुए, और अलास्का जो है, 4th स्लाइड अगर हम देखें तो ये उसमें जो है ये अलास्का उनका जो है वो एक रियासत बन गई, और उसमें जो है ये बड़ी एक खुशी का मकाम था कि अलास्का को बाकायदा एक रियासत का दर्जा हासिल हो गया। अच्छा, ये जो है ना, ये परचेज़ उस ज़माने में फिर ये मजाक भी बड़ा उड़ाया जाता था ना। तो सेकंड स्लाइड देखें तो ये तो उस ज़माने में है ना कि ये इस तरह से, ये पुराने मैप्स हैं, इधर जो है ये रशिया है, ये पीटर्सबर्ग, और ये सेकंड अगर हम देखें तो इस तरफ ये आइलैंड्स हैं, ये बनिंग सी है, उस ज़माने का ये मैप्स हैं पुराने। लेकिन ये अलास्का की परचेज़ हुई थी 1867 में। और इसमें जो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब ये परचेज़ की बात हो रही है ना ग्रीनलैंड के, तो ये माजी में चूँकि हो चुका है रशिया और अमेरिका के दरमियान, तो इसलिए रशिया ये कह रहा है कि माजी में हम कर चुके हैं ना,
तो इसलिए हमने भी किया है, तो किसी और को भी अगर अमेरिका के साथ जाना चाहता है चला जाए। हमने भी तो अमेरिका को अलास्का दिया था। अच्छा, और फिर उसमें जो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मजाक भी बहुत उड़ा था उस ज़माने में। ये जो है ना कार्टून्स आने शुरू हो गए थे अमेरिका के अंदर के, ये मतलब वो ज़ाहिर है उस वक्त एक मुख्तलिफ अंदाज था। तो ये उस ज़माने का एक कार्टून है, अगर हम 6 देखें तो साइनिंग द अलास्का ट्रीटी, तो अंकल सैम मीट्स रशिया। अब ये कार्टून तो नहीं है लेकिन बहरहाल एक उस ज़माने का एक फ़ीचर भी जनाब, जो कार्टून के तौर पे ही चूँकि लिखा हुआ है कार्टूनिस्ट ने, तो ये भी छपा था बड़ा मशहूर कि अंकल सैम मीट्स रशिया अलास्का में। और साइनिंग द, अगर नीचे में इसमें देखें तो साइनिंग द अलास्का ट्रीटी, अमेरिकन ने अलास्का ख़रीद लिया। अब आप तसव्वुर करें कि अलास्का अगर रशिया होता, रशिया के पास होता, तो इस वक्त क्या सूरत हाल होती कि कनाडा रशिया के एक साथ, कनाडा है और रशिया, मतलब बॉर्डर्स मिल रहे हैं कनाडा और रशिया, और यानी आप सोचें कि ये अगर ना होती ट्रीटी तो इस वक्त दुनिया का नक्शा कैसे होता। ठीक है, एनीवे अच्छा, अब जेडी वेंस जो है वो पहुंचे वहाँ पे, तो प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले कह दिया, हिस्ट्री बताई उन्होंने, कभी माजी में हो चुका है। तो जेडी वेंस को वहाँ पे उनका इस्तकबाल भी ठंडा हुआ और मौसम भी बहुत ठंडा था, बल्कि उन्होंने कहा जाके कि ये बहुत ही तो ज़्यादा ही सर्दी है, बहुत शदीद सर्दी है भाई, यहाँ से हटो बचो करके वो जाहिर है कि वो उन्होंने जो ट्रूप्स थे उनसे खिताब किया, और ख़िताब करने के बाद वो चले गए। अच्छा, इसी दौरान जो है ये इधर पड़ गया रौला बहुत बड़ा यूक्रेन के अंदर, क्योंकि यूक्रेन में जो रौला पड़ा है वो एक ये रौला है बहुत बड़ा कि यूक्रेन तो चला गया, यूक्रेन या तो ये वाटर हो गया है ग्रीनलैंड, क्योंकि अभी यूरोप तो संभला ही नहीं था ना कि ये यूक्रेन में क्या होने जा रहा है, तो उधर प्रेसिडेंट पुतिन ने ग्रीनलैंड भी दे दिया। ग्रीनलैंड में इलेक्शन हुआ है, और ग्रीनलैंड में इलेक्शन होकर एक नई वहाँ पे कोलिजन बनी है। वो ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क की कॉलोनी रहा है, लेकिन ये है कि जो मतलब ग्रीनलैंड के लोग चाहते हैं कि डेनमार्क भी ना हो, कोई भी ना हो, लेकिन ये है कि अगर वो अमेरिकन नेशनल बन जाते हैं तो और क्या चाहिए डेनमार्क। 56,000 तो लोग हैं टोटल, इतना बड़ा जजीरा, 56,000 लोग हैं, और 56,000 लोग और इतना बड़ा जजीरा, आप उसको देखें ना, उसमें मिनरल्स ये वो सारा। और ना रशिया को इतराज़ है और चाइना का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया इस पर, और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैसे भी रशिया भी जा रहे हैं। ये सारा अब इसमें इतना बड़ा जो ग्रीनलैंड दिया है रशिया ने, कह दिया अब ले लें, तो अब ये ईयू किधर गया, डेनमार्क किधर गया। अच्छा, और बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उसने कहा कि यहाँ पर जो है ना हमारा मुकाबला, अमेरिका तो लेना चाहे तो ले जाए, यहाँ पे 2 खतरनाक मुल्क हैं जिनको हमने देखना है। और वो खतरनाक मुल्क कौन से हैं? फिनलैंड और स्वीडन, बेचारे मतलब अच्छे मुल्क। वो कहते हैं यानी वो ये नेटो के सब, उन्होंने कहा स्वीडन और फिनलैंड जैसे खतरनाक मुल्कों से रशिया ने निपटना है अभी, तो आप ले जाए। अच्छा है, आर्कटिक के अंदर हमारे दोस्त बैठे हैं सामने अमेरिकन। अब ये अजीब एक रोल है कि वो फिनलैंड और स्वीडन तो नेटो में, नेटो का अमेरिका उधर भाग के उधर ग्रीनलैंड लेने जा रहा है, और ये बार्टर हुआ है, क्या हुआ है सिलसिला, यानी होता है ना कि वट्टा सट्टा हो गया, जो मैं हमेशा कह रहा हूँ, ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है कि भाई तुम यूक्रेन संभालो, तुम ये करो, तो वो अच्छा उधर जैसे ही वो इन्होंने ऐलान किया, उसके साथ ही पता चला है कि एक नया मुसव्विदा पेश हो गया है ज़ेलेंस्की को। और ये जो नया मुसव्विदा है, ये पिछले सारे वो सब फारिग हो गए। वो जो थे ना रियाद के मुलाकातें, और यूक्रेन के वक्त जा रहे हैं, और ये जा रहे हैं, और वो जा रहे हैं, मिनरल डील होगी, और ऐसे होगा, और एक इन्वेस्टमेंट फंड बनेगा, ये बनेगा, वो सब फारिग हो गया। एक नया जो है वो मुसव्विदा उनके हाथ में थमा दी है यूक्रेन के, और उस पर उन्होंने कहा है कि बच्चे साइन करो जल्दी से, ये 2-4 दिन में करना है, जब भी करना है इस पर साइन करो। ये पूरा पेज जो है इलीगल डॉक्यूमेंट है, ये ओरिजिनल इसको, इसमें जो मतलब अब बहुत बड़ा है, ज़ाहिर है मैं इसको लीगली तो नहीं, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक तो ये कि इसमें फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल जो है तमाम मिनरल्स का और तमाम मंसूबों का वो रहेगा अमेरिका के पास। अच्छा, मिनरल्स नहीं है, तमाम इन्वेस्टमेंट जितनी भी यूक्रेन में होगी, जितने भी मंसूबे लगेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, वो सारे के सारे एक इन्वेस्टमेंट बोर्ड जिसमें 3 अमेरिका के लोग होंगे, 2 यूक्रेन के होंगे, वो उसको देखा करेगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी, मिनरल्स को छोड़ दें, अब मिनरल्स की कहानी नहीं है, कोई बिल्डिंग बनानी है किसी ने, कोई होटल किसी ने बनाना है, मैं यूक्रेन गया, यूक्रेन चला गया रशिया के पास,
और इसमें जो है वो फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल उनको दे दिया है। उसके बाद ये है कि मुकम्मल पार्टनरशिप होगी, किसी को वो अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच नहीं सकेंगे, सारा प्रॉफिट अमेरिका के पास जाएगा उस वक्त तक जब तक कि यूक्रेन अमेरिका का कर्जा नहीं उतार देता जो अमेरिका ने पैसे उसको एड में दिए हैं सालाना 4% सूद के साथ। सालाना 4% सूद के साथ अमेरिका को सारी जो एड दी थी अभी तक, अब वो हो सकता है अभी फौजी एड हो या पहले से यूएस एड, जितनी भी एड है वो जब तक 4% ईयरली के हिसाब से वापस नहीं हो जाती तो ये सारा का सारा यूक्रेन का जो प्रॉफिट है वो अमेरिका के पास जाता रहेगा। यानी यूक्रेन में बस ये कि बस यूक्रेन है और बाकी ये है कि इसमें कोई सिक्योरिटी गारंटी भी नहीं है, क्योंकि यूक्रेन जो है वो अब यूक्रेन जो है बिल्कुल ये फारिग, क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये किस तरह से इंडिपेंडेंट ने इसके ऊपर ये जो बात की है ना, इंडिपेंडेंट ही कह रहा है इस नई डील को देख के, उन्होंने जो इसमें तबसरा किया है 5th ट्रम्प्स न्यू मिनरल डील, ये नई मिनरल डील है, ये नया थमा दिया हाथ में, फोर्सेज यूक्रेन टू चूज बिटवीन बिकमिंग अ यूएस और रशियन कॉलोनी। 2 ऑप्शंस हैं, मतलब आप या रशिया की कॉलोनी आपने बनना है तो रशिया के साथ चले जाएं, या ये कि आप हमारी कॉलोनी बनेंगे और उस कॉलोनी के अंदर जो है ये मुतालबा आपके हाथ थमा दिए। ये वो है ही नहीं जो पहले था, मिनरल्स का था ना, अब मिनरल्स नहीं है, अब इसमें सब कुछ है। इसमें हर जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, जो भी सब कुछ जो भी होगा, होटल बनेगा, कोई एनर्जी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कोई सड़कें, जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा अमेरिका को 4% सूद के हिसाब से जाएगा, वो यूक्रेन के पास नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर जो है वो ये ज़हन में रखें कि ये फॉक्स न्यूज़ में कल वाला दोबारा रिमाइंड करवा दूं, 3rd स्लाइड, कि पुतिन सेज कि ट्रम्प्स लैंड टू ग्रीनलैंड हैज नथिंग टू डू विद रशिया, मतलब हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये 3rd स्लाइड, ये ज़हन में रखें कि ये पुतिन कह चुके हैं। अच्छा, अब उस पर इशू ये सारा कि जो ये न्यूयॉर्क टाइम्स 4th, यूएस रिवाइव्स टफ डिमांड्स इन रीवर्क डील, अब नई डील आ गई है ना सामने यूक्रेन मिनरल्स की। ये मिनरल्स नहीं है सिर्फ, ये मैंने आपसे कहा मिनरल्स नहीं है, ये मिनरल्स, और ये ग्रीनलैंड दे दी है ना, ये गार्डियन इस पे क्या तबसरा कर रहा है, पुतिन एंडोर्समेंट, सेकंड, Putin's endorsement of Trump's Greenland takeover reflects their vision of a new world order। यानी मैंने आपसे कहा ना कि ये, मैं फिर वो लफ्ज़ बार बार दोहरा रहा हूँ, ये याल्टा 2 है, बाटर हो गया है, बट्टा सट्टा हो गया है कि आप यूक्रेन ले जाओ, हम इधर से यूरोप लेके जा रहे हैं। और यूरोप अभी संभलने की कोशिश कर रहा था कि जो है वो यूरोप तो भी संभल रहा था ना इससे कि ये यूक्रेन की एड मिल जाए, नेटो की, वो ग्रीनलैंड, अब वो यूक्रेन को देखें, नेटो को देखें, वो अपना दिफा देखें, तो ये जो है ये इन्होंने बड़ी एक तेज़ी के साथ कुछ ऐसी बातें डिस्कस हुई हैं जिनकी डिटेल्स सामने आ रही हैं। तो ये जो है ये फाइनेंशियल टाइम्स इसको बयान कर रहा है 13th, यूएस पुशिश फॉर एक्सपेंसिव न्यू डील टू कंट्रोल यूक्रेन्स मिनरल्स एंड एनर्जी। अब बात वो मैंने आपसे कहा ना कि ये बात जो है वो मिनरल्स से आगे निकल गई है, और ये बात ये है कि तमाम का तमाम स्पेक्टेटर जो है वो कह रहा है 8th, टर्म्स टॉक्सिक मिनरल डील फॉर यूक्रेन। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि जो यूक्रेन का मीडिया है 6th, ट्रम्प क्रॉसेज रेड लाइन्स, प्रपोज मिनरल्स डील डिमांड यूक्रेन रीपे ऑल यूएस एड विद इंटरेस्ट, 4% इंटरेस्ट साल का। और ये जो है ये अगर ये सारा कर देते हैं तो ईयू की मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। यूरो न्यूज़, ईयू में नहीं जा सकेगा, नेटो से तो फारिग हो गया, ईयू में भी नहीं जा सकेगा। 9th, न्यू ड्राफ्ट ऑफ यूएस मिनरल्स डील्स रिवाइव्स फियर ओवर यूक्रेन्स ईयू असेशन, नहीं जा सकेंगे। और प्रेसिडेंट पुतिन ने मजीद कहा है कि ज़ेलेंस्की को हटाओ और फिनिश ऑफ यूक्रेनियन ट्रूप्स, यूक्रेन से बिल्कुल ही जापान वाला जो था ना कि यूक्रेन को हटाओ और ट्रूप्स भी ख़त्म करो, इनके पास ट्रूप्स की ज़रूरत भी नहीं है। और ये यकीनन बात हुई है, यूक्रेन की फ़ौज की ज़रूरत भी नहीं है, और यूक्रेन जो है वो एक दरमियान में, मतलब ये इतना बड़ा ग्रीनलैंड पुतिन ने यूं ही नहीं दे दिया, और साथ उसके मतलब यूक्रेन अब या यूएस कॉलोनी है या रशिया की कॉलोनी है, मतलब कोई इंडिपेंडेंट यूक्रेन अब नहीं एग्जिस्ट कर रहा। ये इस पे साइन अगले हफ्ते अमेरिका ने कहा आके कर दें और यूरोप पीछे हट गए। यूरोप के पास कोई चारा नहीं है पीछे हटने के लिए, प्रेसिडेंट मैक्रोन, और वहाँ पे जो है जो सूरत हाल पैदा हुई है
लेकिन यह है कि यूक्रेन, अब ऐसा नहीं है कि जंग यूक्रेन जो है वो या यूएस के पास है या वो रशिया के पास है, और उसके बदले में ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका ले गया। और यहाँ पर यूरोप आगे जो रशियंस आगे क्या करते हैं ईस्टर्न यूरोप के अंदर, क्या मामला उनके तय होते हैं, ये अब एक बड़ा सवालिया निशान है। मैं नहीं समझता सिर्फ यूक्रेन के बदले ग्रीनलैंड गया हो, और भी बहुत कुछ प्यूटिन ने लिया है। जी आप उसके बाद बात करते हैं। जी नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कहा गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो है कौमी इत्तेफाक की राय के लिए जहाँ भी कोशिश होगी हम उसका खैर मकदम करेंगे। हम भी करेंगे। अच्छा जी, बात यह है कि सब करेंगे, करें करें हम सब, ज़ाहिर है बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। दूसरी बात है वो ये है कि जो किसी भी वक्त और दुआ है कि ये ख़बर आ जाए ईद उल फितर से पहले, तकरीबन मामला तय हैं। अब अगर ये नहीं होता इस वक्त तो एक वो उसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, मिस्र, जॉर्डन, सारे मुल्क जितने भी हैं सबका एक रोल है। अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है, इसमें यूरोप के मुल्क इन्वॉल्व हैं। और वो जो है वो ये है कि ईद उल फितर से पहले जो है ये जंगबंदी का माहिदा हो जाए, और वहाँ से ईदन अलेक्जेंडर को किसी भी वक्त हमास रिहा कर दे, जो अमेरिकन वहाँ पे यरगमाली है, और उसके साथ जो भी इसराइल के यरगमाली हैं। और ये मामला तकरीबन तय हैं। अभी तक इतलात ये आ रही है कि तकरीबन तय हैं, और जैसे ही वो रिहा करेंगे तो साथ ही उसके साथ लिंक्ड है प्रेसिडेंट ट्रंप एक स्टेटमेंट जारी करेंगे कि मैं पीस और सीज़ फायर की तरफ हम अमेरिका खुशामदीद कहता है कि ये सीज़ फायर और ये होगा, तो वो किसी भी वक्त ही मुमकिन है, क्योंकि इसराइल को भी अब इसराइल की अपनी बका का सवाल है। क्योंकि मैं पहले से कह रहा हूँ कि इसराइल जो है ना, ये नेतन्याहू यहाँ तक लेकर आ गया इसराइल को चारों तरफ से, यानी या तो अमेरिकन पूरी दुनिया से डील करेंगे या अमेरिकन ये नेतन्याहू को बचाएंगे। तो ये है कि वो मेरा नहीं ख्याल कि वो नेतन्याहू को बचाएंगे। ज़ेलेंस्की की तरह मैं समझता हूँ कि नेतन्याहू को बारे माने जा रहा है। और नेतन्याहू अपने साथ क्या क्या लेके, वो तो अपने साथ कह दिया ना इंडिपेंडेंट ने, वो तो क्या आप ये यूएस की कॉलोनी होगी या रशिया की होगी, और इसका भी कुछ ऐसे ही हाल होने वाला है यहाँ पे। और आज उनका न्यूज़पेपर जो है 30th जो हार्ट्स है वो कह रहा है व्हाट नीड्स टू बी डन, 30th स्लाइड, व्हाट नीड्स टू बी डन टू सेव इसराइल। तो सेव इसराइल के लिए ये करेंगे आप जो बातें हैं उस पर आगे चलें। इसको नेतन्याहू को तो जेनोसाइड में खड़ा होना है ना, नेतन्याहू को तो कैसे आप क्या करेंगे नेतन्याहू को बचा के? अब नेतन्याहू तो इस कौन ज़ेलेंस्की की तरह, ठीक है ना। ज़ेलेंस्की ने तो इतना कत्लेआम नहीं किया, इसने तो कत्लेआम किया है, तो ये तो वॉर क्रिमिनल है। तो ये है कि किसी भी वक्त वहाँ से अगर सीज़ फायर का ये होता है तो हमारी दुआ है कि ये फौरी तौर पे और ईद से पहले ईद उल फितर की जो है वो साथ ही ख़बर हमारे पास आए, और उससे पहले ये हो जाए कि ये सीज़ फायर की तरफ आगे बढ़ जाए मामला। सऊदी अरेबिया में आज जो वली अहद और वज़ीर आज़म से एक शख्सियत ने मुलाकात की है ख़ास तौर पर, और ये इस मुलाकात को मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो मुलाकात है ये बड़ी अहम है, और बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि ये, और वो मुलाकात जो वली अहद से हुई है वो मुलाकात हुई है जो सूडान के अब्दुल फतह बुरहान, जो वहाँ पे जो एक अबूरी सेटअप बना था उसके जो चेयरमैन थे अब्दुल फतह बुरहान, वो सऊदी अरेबिया आए और उनकी मुलाकात हुई है वली अहद से, और वली अहद से उनकी मुलाकात हुई है। और वली अहद के साथ उनकी मुलाकात में ये सूडान की जो इंटरनल सूरत हाल है, इस सूरत हाल में सऊदी अरेबिया जो है वो आगे है, यानी आगे इस तरह से है कि वो खाना जंगी ख़त्म करवाते। देखिए मैंने बहुत पहले बात की थी, सऊदी अरेबिया इसमें रोल प्ले कर रहा है, कुछ मुल्क दूसरी तरफ है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, जो कि हमीती के साथ थे, लेकिन ये है कि वो उनकी तरफ से भी शायद एक इस तरह से हमीती को वहाँ खाना जंगी नहीं हुई, बहुत लोगों की जान नहीं गई, बस ये हुआ कि अब्दुल फतह बुरहान का जो है वो खर्तूम पे कब्ज़ा हुआ, और अब्दुल फतह बुरहान अब जो है वो वहाँ पे उनका मरकज़ी रोल होगा। हमीती जो है वो साइड पे चले गए, या इनकी सुलह करवा देंगे, सऊदी अरेबिया जो है इनकी सुलह करवा देगा, या ये मिल जाएंगे, और बाकी जो मुल्क उनको सपोर्ट कर रहे थे उनका भी हाथ पीछे चला गया। इसमें इजिप्ट को भी, क्योंकि इजिप्ट जो है वो भी अब जो जनरल सीसी हैं इजिप्ट के, वो तो दोस्त हैं ना, एक ही बैच में एक साथ
इन्होंने ट्रेनिंग भी साथ ली हुई है अब्दुल फतह बुरहान ने और जनरल सीसी ने, तो वो भी अब्दुल फतह बुरहान को चाह रहे थे, ये भी अब्दुल फतह बुरहान को सऊदी अरबिया भी चाह रहा था, लेकिन ये कि कुछ मुल्क नहीं चाह रहे थे, बारह जो भी, लेकिन अब्दुल फतह बुरहान ने आके वहाँ से, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सूडान पे नज़र रखें, ये अभी ये सूडान का मसला मशरिक़ वस्ता के हवाले से मज़ीद हुआ, और यहाँ पे जो है ये देखना है हमने कि जो अब जो असल चैलेंज है वो ये है कि क्या टर्की के अंदर जो इकरम इमामोग्लू हैं, जो कि इस्तांबुल के मेयर हैं, बड़े पॉपुलर हैं, उनके क्या वो दोबारा, और सदारती उम्मीदवार भी हैं, और सदारती उम्मीदवार हैं वो रिपब्लिक पीपल्स पार्टी के। ये रिपब्लिक पीपल्स पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है, ये रिपब्लिक पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो रजब तैयब उर्दोगन, प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दोगन के अगेंस्ट खड़े हैं, इस्तांबुल के मेयर हैं। ये वो पार्टी है जो कमाल अतातुर्क ने बनाई थी, यानी ये तुर्की की सबसे पुरानी पार्टी है। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने जो पार्टी बनाई थी, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो हैं वो 4 दफ़ा सदर मुंतखब हुए, 4 दफ़ा, और वो 1923 से लेके 1938 में अपने इंतकाल तक वो सदर रहे, मतलब बतौर सदर ही उनका इंतकाल हुआ था 1923 से 1938 तक, तो 15 साल 12 दिन उनकी मुद्दत सदारत। उसके बाद जो उनके जो बाद में आए उनके अब्दुल हाई रेंदा, वो जो हैं वो एक दिन के लिए आए, अबूरी सदर थे, लेकिन उसके बाद जो इस्मत इनोलू आए वो भी 4 मरतबा मुंतखब हुए, और वो भी 1938 से लेके और 1946 तक जो है वो सदर है, यानी वो रहे 11 साल 192 रोज़। ये दोनों जो हैं ये उस पार्टी के थे जिसको हम कमाल अतातुर्क की पार्टी कहते हैं, यानी CHP कमाल अतातुर्क की जो पार्टी है, जिसको रिपब्लिक पीपल्स पार्टी कह लिया जाए। पहले 2 सदूर जो हैं वो उन पार्टीज़ के थे, 3, ये एक तो दरमियान में आ गए ना एक दिन के लिए, ये तो एक दिन के लिए थे बेचारे बुरी। अगर ऊपर हम जाएं इसी स्लाइड के, तो कमाल अतातुर्क 1, 2, 3 ये तीनों CHP के हैं, यानी रिपब्लिकन पार्टी के, यानी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के। उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट आते रहे, कू हो गई, कभी कुछ हुआ, ये वो सारा चलते 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 अब आ जाएं 2001 तक। तो 2001 में फिर हमें वहाँ पे जो है वो एक बड़ी तब्दीली नज़र आती है तुर्की की सियासत में, और तुर्की की सियासत में फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पर जो है वो 2007 में वहाँ पे जो अब्दुल्ला गुल हैं उनकी जो पार्टी है वो जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी वो आती है सामने, अब्दुल्ला गुल की साथ तैयब उर्दोगन आते हैं, और फिर वो 2007 से वो फिर कंटिन्यू कर रही है वो पार्टी, और फिर उसमें ज़ाहिर है कि तब्दीलियाँ भी आ गई, सिस्टम चेंज हुआ, तो फिर तैयब उर्दोगन जो है प्रेसिडेंट उर्दोगन वो 2014 से। अब मतलब मुकाबिल ये जो कैंडिडेट है ये जहन में रखें कि ये एक नज़रियाती तौर पे एक इशू है, यानी प्रेसिडेंट तैयब उर्दोगन जो है उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, वो जो है वो मतलब है कि आप समझें कि राइट ऑफ द सेंटर हैं। ये जो हैं ये वो हैं जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का जो तुर्की था ये उसकी बात कर रहे हैं, और ये जो तैयब उर्दोगन हैं ये वो सेकुलर रियासत चाहते हैं, और ये इस्लामी फलाही रियासत जो कि सेकुलर भी है, जो कि आज़ाद है हर तरह से, लेकिन ये है कि इस्लामी वहाँ पे कवानीन हैं और शरीयत है। तो अब इसमें जो है ये सिर्फ यानी ऐसा नहीं हो रहा कि वो कोई नया कैंडिडेट सामने आ गया। तुर्की के अंदर वो लोग जो कि बिल्कुल प्रेसिडेंट उर्दोगन का जो नज़रिया है जिसमें वो इस्लाम को बहुत अहमियत देते हैं, जबकि वो जो कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के नज़रियात को ज़्यादा जो अहमियत देते हैं, तो ये उनके दरमियान एक मुकाबला हो रहा है, और ये कई सालों के बाद हो रहा है, यानी कई सालों के बाद इतनी इस तरह से हुआ है कि वो इतनी ये जो मुजाहरे हैं उसमें इतनी जान है, या दुनिया इतना डिस्कस कर रही है कि भाई दुनिया इसलिए डिस्कस नहीं कर रही कि ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं लोग कि ये वो पार्टी है जिसमें कमाल अतातुर्क थे, और मद्दे मुकाबल जो है वो मुस्तफ़ा रजब तैयब उर्दोगन है, और उनके नज़रियात हैं और उनकी परफॉर्मेंस है। चाहे वो भी ये भी इस्तांबुल के मेयर रहे हैं, वो भी इस्तांबुल के मेयर रहे हैं, वो गिरफ्तार हैं, तो वो अब मगरबी दुनिया ये देख रही है, लेकिन इस वक्त ज़्यादा पंगा इसलिए नहीं ले सकता कि तुर्की की पोजीशन इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो सब दूर से देख रहे हैं बैठ के
बात भी कम कर रहे हैं, डिस्कस भी कम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि तुर्की की इस वक्त इंपॉर्टेंस बहुत है, जियो स्ट्रेटेजी की बहुत, लीडरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसमें रजब तैयब अर्दोगन जो है वो समझते हैं कि क्या मामला, रशिया देखें ना, प्रेसिडेंट पुतिन के साथ एक तवील अरसे से उनके मामला, EU के साथ, नेटो के साथ, पूरी दुनिया, तो इस वक्त सीरिया में सारी, रजब तैयब अर्दोगन स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। तो लेकिन देखना यह है कि क्या मई में इलेक्शन होना है, इलेक्शन होना है मई में, और मई में पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, साथ ही 5 साल का पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, पार्लियामेंट ही सदर को चुनेगी। तो ये उन्होंने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट वो सामने आ गए हैं, वो अरेस्ट हैं, तो ये मुजाहरे क्या ख़त्म हो जाते हैं मई से पहले, या मई तक इनमें शिद्दत आती है, क्या रंग इख्तियार होता है वहाँ पे, तो ये वहाँ पे एक मामला जो है वो जड़ा हुआ है। लेकिन आज के दिन सबसे ज़्यादा जो मुझे जिस खबर का इंतज़ार है वो ये है कि, और मेरी दुआ है कि ये सीज़ फायर ईद उल फितर से पहले जो करवाने की कोशिश हो रही है, अल्लाह करे कि वो कामयाब हो जाए और दुनिया जो है वो कोई अच्छी खबर सुने, तमाम दुनिया। वैसे तो इनफरादी हैसियत में अल्लाह ताला का एहसान है, सबको अल्लाह ताला खुश रखे, लेकिन ये कि ये कत्ल आम ख़त्म होता है गज़ा में और एक सीज़ फायर का ऐलान हो जाता है इस मरहले पे, तो बहुत अच्छी खबर होगी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा। मुझे सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।